आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिहम्दी ताला आज से फिर हम दोबारा लेक्चर नंबर 11 में मौजूद हैं। असल में एक टेक्निकल इशू हो गया था तो मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैंने फिर से लेक्चर नंबर 11 इसलिए कहा कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था जिसको हमने लेक्चर नंबर 11 के तौर पर कंडक्ट किया था, बेसिकली वो सीक्वेंस में हमारा लेक्चर नंबर 10 था। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो आपने सिंपल ये करना है कि लेक्चर नंबर 9 के बाद जो लास्ट लेक्चर जिसे हमने लेक्चर नंबर 11 कह दिया था वो दरअसल आपका लेक्चर नंबर 10 है और एक्चुअली या रियलिटी में जो है वो आज आपका लेक्चर नंबर 11 है। तो मुझे उम्मीद है ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ। और लेक्चर नंबर 11 की तरफ जाने से पहले वही मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा। पिछला जो मेरा टॉपिक था उसमें हमने कहाँ तक डिस्कशंस कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक यानी बुनियादी जो बेसिक टाइप्स हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स का आपस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, शेड्यूल बैंक की ज़िम्मेदारियाँ और शेड्यूल बैंक को मिलने वाली सहूलियात क्या होती हैं। तो इससे आपके कई शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम प्रिपरेशन की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप देख रहे होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा तौर पर एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक का। और कमर्शियल बैंक का जो ये टॉपिक है तो स्टूडेंट ये आज हमारे लेक्चर नंबर 11 में मुकम्मल नहीं हो पाएगा। हम मैक्सिमम लेक्चर नंबर 11 में कवर करेंगे और जो इसका टॉपिक रिमेनिंग रह जाएगा वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में अपना कंप्लीट कर लेंगे। आइए चलते हैं कमर्शियल बैंक की तरफ। कोई नई चीज़ नहीं है, जानी पहचानी है। कमर्शियल बैंक के काम क्या होते हैं आपको पता है, पैसे लेना अकाउंट होल्डर से, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, उन्हें डिपॉजिट करना, फिर उसमें से लोन देना, पैसे और लोन से इंटरेस्ट कमाना, ये सारी वर्किंग हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। चलें चलते हैं कमर्शियल बैंक की तरफ। अब कमर्शियल बैंक के बाद नीचे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सिंपली वज़ाइफ, सिंपली कि फंक्शंस बैंक क्या क्या काम कर रहे होते हैं। द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक नेम्ड एज फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। वो सरगर्मियाँ जो कि तिजारती बैंक अंजाम देते हैं उन्हें ही हम क्या कह रहे होते हैं, तिजारती बैंक के वज़ाइफ कह रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम तिजारती बैंक के वज़ाइफ या फंक्शंस को क्लासिफाई करें यानी उसकी क्लासिफिकेशन कर दें, उन्हें अलग अलग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहें तो उनको हम पहली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो दो बड़ी इकसाम के फंक्शंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कमर्शियल बैंक के, वो हो सकते हैं प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस मैंने अभी लिखा नहीं है लेकिन फ़ौरन आपको समझ में आ जाएगा क्या प्राइमरी फंक्शंस वही हैं भाई। इब्तिदाई तौर पर बैंक इस एक्टिविटी के बगैर अपना काम शुरू ही नहीं कर सकता। वो क्या है? एक्सेप्टिंग या कलेक्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों से रकूमात मौसूल करना, रिसीव करना, उनकी महफूसात को कबूल करना। अब ये कौन लोग होते हैं? अकाउंट होल्डर्स। यानी कि जो पहला प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो पहला फंक्शन है वो ये है कि तिजारती बैंक अकाउंट होल्डर से या लोगों की जो महफूजात होते हैं, रकूमात होती हैं, उन्हें क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उन्हें कबूल करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड ये क्या करते हैं? एडवांसिंग लोन्स, कर्ज़ों की फरहमी करते हैं। ये दो बुनियादी फंक्शंस जो हैं ये प्राइमरी फंक्शंस कहलाते हैं तिजारती बैंक के। किसी भी तिजारती बैंक के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी बुनियादी फ़राइज़ में दो फंक्शन आते हैं, अकाउंट्स खोलना, लोगों से उनकी डिपॉजिट्स रिसीव करना, फिर उस कलेक्शन में से क्या करना, जो माशरे में ताजिर हजरात हैं जिन्हें अपने बिज़नेस के लिए, या स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डिफरेंट अपनी स्टडी पर्पसेस के लिए, या वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए उन्हें कर्ज़ की ज़रूरत है, उन्हें वो क्या करते हैं? कर्ज़ाजात फराहम करते हैं। ये वही दो फंक्शन हैं जो बैंकिंग की डेफिनेशन में भी थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये है प्राइमरी फंक्शंस, ठीक। प्राइमरी फंक्शंस के अलावा भी सेंट्रल बैंक बेशुमार किस्म के फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिससे मुआशरा अपने लिए बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहा होता है, बहुत सारी सहूलियात हासिल कर रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की
तो सेकेंडरी फंक्शंस को भी फिर हम दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एक एजेंसी सर्विसेज, ठीक। सानवी फंक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें यानी सेकेंडरी फंक्शंस, तो फिर उनकी दो मज़ीद टाइप्स बन जाती हैं। ऐसी सहूलियात जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी मफाद आमा की खिदमत, यानी आम लोगों को जो उनकी ज़िंदगी या कारोबारी ज़िंदगी है जहाँ पर पैसों की लेन देन हो रही होती है, उसको आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ तिजारती बैंक परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज का टॉपिक हमारा डिटेल में, इसलिए मैंने इसको कहा है कि इसमें नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में, क्योंकि डिटेल डिस्कशंस करनी है हमने आज। वो चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा था आगे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, क्या मामला होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आज हमारे डिस्कस हो जाएंगे और कुछ हमारे नेक्स्ट में डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, हम वापस आते हैं प्राइमरी फंक्शंस को ज़रा समझाने के लिए। ये तो आम सी बात है कि हम प्राइमरी फंक्शंस में डिपॉजिट रिसीव कर रहे होते हैं। डिपॉजिट रिसीव करने के पीछे होता क्या है, तरीक़ेकार क्या होता है। डिपॉजिट रिसीव करने के पीछे जो तरीक़ेकार बैंक्स अपनाते हैं वो अकाउंट ओपनिंग का अपनाते हैं, यानी कि लोगों के अकाउंट्स खोल रहे होते हैं, जिसमें मुआशरे की या सोसाइटी के डिफरेंट अफराद का ग्रोह डिफरेंट तरह के अकाउंट्स खुलवा रहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी अकाउंट्स खुलवाते हैं, हाउस होल्ड वाइफ्स भी अकाउंट्स खुलवाती हैं, सैलरी होल्डर्स यानी जॉब होल्डर्स जो होते हैं जिनकी सैलरीज आती हैं वो भी अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं। इस तरह बिजनेस पर्सनस भी अपने अकाउंट्स खुलवा रहे होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ भी अपने अकाउंट्स खुलवा रही होती हैं। अकाउंट्स खुलवा के फिर वो क्या कर रही होती हैं, अपने पैसे बैंकों के पास डिपॉजिट करवा रही होती हैं। यानी कि जो रिसीविंग डिपॉजिट्स है या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, इसके पीछे का जो प्रोसीजर है वो क्या है, अकाउंट ओपनिंग। क्या है, अकाउंट ओपनिंग, यानी कि लोगों के अकाउंट्स खोलना। और उसमें कैटेगरी वाइज फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़, मैंने आपको कहा इसमें स्टूडेंट्स के भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हाउस होल्ड वाइफ्स जो होती हैं, घरेलू खातून, ठीक है, उनके भी अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा सैलरी पर्सनस के भी अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस पर्सनस जो आपके कारोबारी लोग हैं उनके भी अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, अभी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं तो इसलिए अलग अलग किस्म के अकाउंट्स भी खोले जाते हैं। जब हम अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाएंगे डिटेल में कि अकाउंट कैसे खुलते हैं, अकाउंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, कौन सी कैटेगरीज कौन से अकाउंट्स खुलवाती है और किन अकाउंट्स में क्या सहूलियात दी जाती हैं, ये अब एक नया चैप्टर खुलेगा जो इंशाल्लाह अकाउंट ओपनिंग के अंदर खुलेगा हमारा। यहाँ सिर्फ मैं आपको क्या करके जा रहा हूँ, उसका एक ओवरव्यू दे के जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था हर टॉपिक से सब टॉपिक्स निकलेंगे और वो पूरे पूरे चैप्टर्स बनेंगे, ठीक। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। जब हम लोन्स की बात करते हैं तो लोन्स भी इसी तरीके से हैं कि कई मुख्तलिफ़ किस्म के कर्जे बैंक जो है वो इशू करता है, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को इशू करता है। कर्ज़ों की फिर टर्म्स एंड कंडीशंस भी मुख्तलिफ होती हैं, कर्ज़ों की जो किस्में हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम लोन्स के ऊपर आगे बात करेंगे कि लोन्स की टाइप्स क्या होती हैं, लोन्स जो है वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया जाता है। फिर उसमें हम पढ़ेंगे सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, नॉन अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं। ये भी पूरा फिर एक चैप्टर बन जाएगा आपका आगे जाके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, लेकिन अभी अगर फ़िलहाल हम अपने आप को महदूद रखें और यहाँ तक का मटेरियल देखना चाहें तो कर सकते हैं लिखने के एतबार से भी कि द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, थ्रू ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स of different community और different group of people from a society। बैंक का इब्तिदाई फंक्शन शुरू होता है लोगों की महफूजात को कबूल करने और उनको अपने पास रखने से, और इसके लिए वो अकाउंट ओपनिंग का तरीक़ाकार या उनके खाते खोलते हैं, जो कि खाते मुख्तलिफ़ इक़साम के लोग बैंक के पास खुलवा रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे यानी 3-4 लाइन अगर हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ एडवांसिंग लोन्स, कर्ज़ों की फराहमी। तो इसमें भी वही है कि द सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़ टू एडवांस लोन्स। जो दूसरा अहम फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में रहते हुए वो क्या है, कर्ज़ों की फराहमी। द बैंक प्रोवाइड लोन्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल एट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो ये इसके लिए भी लाइनें मिल गई कि तिजारती बैंक कर्ज़ों की फरहमी करते हैं मुआशरे के मुख्तलिफ ग्रोह को, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पर्सनस को, मुख्तलिफ लोगों को, और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ इक़साम के कर्ज़े फराहम कर रहे होते हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि जिनकी शराइत,
ठीक है, और दीगर मामलात एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बात 3-3, 4-4 लाइन अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहें मेरे पॉइंट्स को सिर्फ कंबाइन करना है तो खुद से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसी तरह से चलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ। तो सेकेंडरी फंक्शंस को अगर हम लिखना चाहें, द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, कि बैंक के जो सानवी फ़राइज़ हैं उन्हें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड नंबर 2 एजेंसी सर्विसेज। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कॉमन सेंस अप्लाई करें, वही बात है कि पब्लिक यूटिलिटी यानी पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो सहूलियात हैं। अब उनमें जो सहूलियात हैं वो क्या आती हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सबसे पहले आ रहा है एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसीलिए मैंने इसको कहा है कि ये 2 टॉपिक्स में हमारा जाएगा। आज मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको भी हम एक तरफ करते हैं, सादा अल्फाज में आपके साथ चलते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मुख्तलिफ बुक स्टॉल से अक्सर व बेशतर आपको जो है वो आपके कोर्स बुक्स ख़रीदने का मौका मिलता रहता है। उसमें होता क्या है कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, उससे अपनी पसंद की चीज़ें या किताबें ख़रीदते हैं, एंड उसके बाद वो एक पेपर आपको पकड़ा देता है कि जनाब अदा करें, ये आपका टोटल बिल है, इसको अदा करें। ये क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी तबादले के दरमियान जो एक दस्तावेज़ बन रही है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसी तरीके से आप अगर गौर करें तो कई बिल्स आप तो स्टूडेंट थे तो मैंने आपको कहाँ की एग्जांपल दी, आपको मैंने एक बुक स्टॉल की एग्जांपल दी। इसी तरीके से मुआशरे में जितनी भी खरीदो फरोख्त का अमल चल रहा होता है तो हर जगह इस तरह के बिल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्स 2 तरह के होते हैं, जहन में रखिएगा। ये तो वो बिल था जिसको आपने जैसे ही देखा तो उसने कहा कि भाई इसकी पेमेंट करें, और हम साथ साथ पेमेंट भी कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर आपको पता हो कि जैसे ग्रॉसरीज वगैरह जो आमतौर पे हम पुरानी शॉप से ले रहे होते हैं तो आमतौर पे वहाँ पे होता है कि वो बिल्स बना देते हैं और उसमें कुछ टाइम पीरियड दे देते हैं, ठीक है। हमारे घरों में अक्सर जो सौदा आ रहा होता है तो उसमें कर्जा भी मिल रहा होता है, इस तरह से मिल रहा होता है कि भाई आपको बिल बना के दे दिया है, 1 महीने का ये राशन है और आपके पास अगले 10, 15, 20 दिन का टाइम होता है कि उसमें आपने ये बिल अदा करना है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है आपको? आई होप सो कि क्लियर। ये आम एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, लेकिन यही बिल्स कमर्शियली जो बनते हैं, यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े जो इदारे बनाते हैं, वो कर्जे के साथ, यानी कि इसमें फैसिलिटी देते हुए, यानी कि जो बिल की पेमेंट की अदायगी है उसको करने के लिए 3 माह तक का भी टाइम दे रहे होते हैं। आमतौर पर जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, जो कंपनीज एक दूसरे के साथ चीज़ें खरीदो फरोख्त कर रही होती हैं, तो वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये बिल आपका, ये सामान आपने ख़रीद लिया और ये बिल है, और इस बिल की पेमेंट आपने जो 3 महीने के बाद इस फला तारीख को आपने अदा करनी है, जहन में रखिएगा। अच्छा, अब ये बिल जो है उस पर हम क्या करते हैं, जी ठीक है, हम बिल को एक्सेप्ट करके जिसने हमें बिल दिया उसे वापस कर देते हैं। तो ये एक सबूत हो जाता है उस बंदे के पास कि अगर वो बंदा जब 3 महीने की मुद्दत या वो जो टाइम पीरियड है, जो डेट उसमें मेंशन है, वो हमें दिखाएगा, ठीक है, तो हम उस तारीख को उसको बिल अदा करने के पाबंद हैं। लेकिन उससे पहले वो हमसे बिल का तकाजा नहीं कर सकता। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले बिल तो वो बताया जो आप गए और उन्होंने बिल बना के दिया और आपने बिल देखते ही साथ साथ पेमेंट कर दी, ये भी बिल की एक एग्जाम है, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन जो ज़्यादातर कमर्शियल बिल्स बनते हैं बड़ी कंपनीज़ के, बड़े बिज़नेस के, तो वो बन रहे होते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से, उसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये 3 माह तक के भी बिल्स होते हैं। तो ऐसे बिल्स क्या होते हैं, फिर वो ये होता है कि जो बिल ख़रीदारी करने वाला होता है वो उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, जिसकी वजह से वो पाबंद हो जाता है कि हाँ जी, इस बिल की पेमेंट मैंने 3 महीने बाद या जो डेट इसमें मेंशन है उस पर करनी है, और वो बिल चला जाता है उसकी तहवील में जिसने पैसे लेने हैं, ताकि उसके पास सबूत होता है कि जब वो बिल दिखाएगा तो उसकी वो पेमेंट ले लेगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक की बात? अच्छा, अब ऐसे बिल में एक चीज़ आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी हूँ और आप एक कंपनी हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें सेल आउट कर दी, ठीक है, आप यानी कि कुछ चीज़ें दे दी और आपसे मैंने एक बिल साइन करवा लिया कि भाई 3 महीने बाद मैं आपसे इसकी पेमेंट लूँगा, और वो बिल आ गया मेरे पास। लेकिन किसी भी वजह से कारोबार में कैश की शॉर्टेज की वजह से या कमी की वजह से मुझे वो बिल जो है, मतलब पेमेंट की ज़रूरत जो पड़ जाती है वो 10 दिन के बाद ही पड़ जाती है। अब मैं कानूनी तौर पर तो वो बिल आपको 10 दिन के बाद नहीं दे सकता, ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कैश चाहिए।
अब वो बिल मैं आपको तो मैंने चूँकि 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया, उससे पहले मैं आपसे पेमेंट नहीं ले सकता। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि मैं अपनी सहूलत के लिए किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाकर वो बिल पेश कर सकता हूँ कि सर मेरे पास ये फ़लाँ साहब का बिल है जिनसे मुझे 3 माह के बाद जो है वो मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे कैश की अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप ये बिल डिस्काउंट कर दें। अब वो डिस्काउंट कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि वो बिल मुझसे ले लेंगे, ठीक है, वो बिल मुझसे ले लेंगे और अगर 10 लाख का बिल है तो वो अपनी कुछ उसमें से पेमेंट कट करके, जो कि उनकी सर्विस फीस हो जाएगी, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग फ़ीस हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे वक्त से पहले दे रहे हैं, तो वो उसमें से मुझे कुछ अमाउंट करके, लेट सपोज कि उन्होंने उसमें से 10% या 5% जो वो डिडक्ट कर लिया, ठीक है, 10% या 5% काट कर, लेट सपोज 10 लाख का बिल था तो उन्होंने मुझे 9,80,000 रुपये कैश दे दिया। देखिए मुझे टाइम से पहले कैश मिल गया और वो बिल चला गया उनके पास। अब होता क्या है कि वो बिल लेकर जिस दिन बिल की तारीख होगी वो मुझसे रब्ता नहीं करेंगे, वो रब्ता करेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास वो बिल आना है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद वो आपके पास आकर उस बिल की वो पूरी रकम वसूल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बैंक को फ़ायदा होगा कि उसने टाइम से पहले जो पेमेंट मुझे दे दी थी उससे वो 20,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जो बिल आपसे 3 महीने बाद वसूल करवाता, मैंने अभी उसे अपनी ज़रूरत के तहत 9,80,000 मतलब मुझे कैश तो मिल गया, मेरा काम भी हो गया, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए भी क्या हो रहा होता है कि आम लोगों को कैश की फराहमी में फ़ायदा हो रहा होता है। इसीलिए से हम क्या कह रहे होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। आई होप सो कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आज आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अगली क्लास में मुझे इससे आगे के टॉपिक्स को भी इसी तरह डिटेल में बताना है, ताकि अब वो वक्त आ गया है कि जब आपको इन छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कारोबारी बिल होते हैं, ठीक है। कारोबारी बिल के तहत क्या होता है, हम बिलों की अदायगी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से बिल ऐसे होते हैं जो हमें जैसी बिल मिला वैसी अदा करने होते हैं। बहुत से बिल ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है कि जिनमें हमें टाइम पीरियड या इजाफी आयाम दिए जाते हैं बिल की अदायगी के लिए, ठीक है। तो वो जो बिल होते हैं जिनमें इजाफी अदायगी के लिए हमें टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर बिल देने वाले को टाइम से पहले कैश की ज़रूरत हो तो वो यकीनन उससे तो वो टाइम से पहले नहीं ले सकता जिसके नाम पे उसने टाइम का बिल बनाया है, लेकिन वो बिल लेकर क्या कर सकता है, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाकर उसको कुछ कम कीमत पर डिस्काउंट करवा के कैश हासिल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। बैंक बाद में क्या होता है, बिल के मैच्योर होने पर, बिल की तारीख आने पर उस शख्स से रब्ता करता है जिसके नाम पे वो बिल बना होता है और उससे जाके वो फुल पेमेंट रिसीव कर लेता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप सो कंसेप्ट इज क्लियर। अच्छा, इसके अलावा बैंक जो परफॉर्म करते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ मनी का एक पूरा बहुत बड़ा जो है निज़ाम है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा दुनिया में ट्रांसफ़र ऑफ मनी के बगैर आपकी ट्रांजेक्शन्स चल ही नहीं सकती। और वो दौर नहीं कि आप अपनी हर ट्रांजेक्शन के लिए जो वो कैश है वो लें, उसको ब्रीफकेस में रखें और जिसे देना है उसके पास दौड़े हुए जाएँ। हाँ, ये तो मुमकिन है कि ये एक दुकान से दूसरी दुकान या एक एरिया से दूसरे एरिया में पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कारोबारी श्रेणियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब तो एक एरिया के अंदर रहते हुए पेमेंट्स करना मुश्किल हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ गए, रास्ते में कैश लेके मूव करना भी एक मुश्किल तरीन काम होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, एक बहुत बड़ी एक सर्विस है जिसको परफॉर्म किया जाता है। अब मैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी को भी समझाऊँगा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ मनी है क्या। ट्रांसफ़र ऑफ मनी ये है कि मिसाल के तौर पर मेरी जो शॉप है वो है लेट सपोज, या मेरा जो बिज़नेस है या फैक्ट्री है वो यूपी पे है, ठीक। और मेरा जो क्लाइंट है जिसे मैंने पेमेंट या मेरा जिससे मैंने माल ख़रीदा है उसे मैंने पेमेंट करनी है करेंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से लेट सपोज कि अगर मुझे 10, 20, 25 लाख रुपए लेके जाने तो ये इसके लिए टाइम भी चाहिए, रिस्क फैक्टर भी है, ठीक है, दीगर किस्म की और कबाहत भी है, ठीक। तो उससे बचने के लिए बैंक ये करता है कि मैं अपने बैंक में जाके वो पैसे डिपॉजिट करवा सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसे आप ट्रांसफ़र कर दें उस बायर के नाम पे जिसे मैंने इसको पेमेंट करनी है। तो इस तरह बैंक क्या करेगा, वो पेमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुँचा देता है बैंक के नेटवर्क के ज़रिए।
ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई। फिर इसी तरीके से एक सिटी से दूसरे सिटी में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसमें फिर क्या होता है, करेंसी वाला मामला भी आ जाता है। यानी कि हम जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में डील कर रहे हैं और पेमेंट हमें दुबई में करनी है, दुबई के अंदर जो है वो करेंसी कुछ और इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें भी बैंक बड़ी आसानी से देख रहा होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए देखना मुश्किल होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी, इसके बगैर तो मामला ट्रांजेक्शन चलेंगे नहीं। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ मनी को भी इंतहाई आसान बनाने के लिए आपके अपने बैंक से आप रिलैक्स होकर तमाम ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करके हमें दे रहा होता है, वो हमारा कमर्शियल बैंक दे रहा होता है, जिससे क्या होता है हमारी ट्रांजेक्शन्स में से टाइम का भी जो मसला है वो भी हल हो जाता है, सिक्योरिटी का मामला भी हल हो जाता है, फॉरेन करेंसीज़ के मामला भी हल हो जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि वो एक तरह की पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्रिएट होती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया, जहाँ हम इस वक्त इसको स्टॉप कर रहे हैं, कि एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक फंक्शन है और ट्रांसफ़र ऑफ मनी ये एक फंक्शन है। और मैंने इनको दोनों को डिटेल में इसलिए किया है ताकि अगर इनमें से दो तीन पॉइंट निकालें तो इन दोनों की डेफिनेशन बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे के जो हमारे पास फंक्शंस हैं इंशाल्लाह वो कल की यानी कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। कुछ ना समझ में आया व्हाट्सएप पे लाजमी जो है आप रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।